Hello students, I am Neelam. Welcome to my channel Poonam Academy. I am here to explain you chapter number 1 of Political Science class 12, the Cold War era. And this is the most important chapter and difficult chapter. So I am here to explain you word to word from NCERT, because NCERT is the base for you, right? So let's begin. This chapter provides a backdrop to the entire book. The end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in the world politics, which is the subject matter of this book. ठीक है, as we all know, आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा था कि like वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1914 से 1918 तक कब क्या चला था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था, राइट? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, किससे एंड हुआ था? न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था। कहाँ पे डाला गया था? हिरोशिमा एंड नागासाकी। किसने डाला था? यूएस ने। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो क्योंकि हमने ये पढ़ा था एक्सेस पावर और अलाइज पावर, हमने ये हम आगे भी अभी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कंटेम्पररी का मतलब 1991 के बाद वाला एरा है, मींस 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन। ठीक है, तो हम उसके बाद वाला मतलब उसके जो पहले जो हुआ है ना, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है The end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era. ठीक है, in the world politics, which is the subject matter of this book, right? It is therefore appropriate that we begin the story with a discussion of the. तो ये appropriate रहेगा कि हम जो story है इसको हम कैसे start करें with a discussion of the Cold War, right? So the chapter shows how the dominance of the two superpowers. अब दो superpowers कौन सी थी यहाँ पे? USSR and USA. ठीक है, ये जो थी these were the two superpowers, right? इनका dominance था। The United States of America and the Soviet Union was central to the Cold War. ठीक है, यहाँ पे बार बार Cold War का बार बार में नाम आ रहा है, Cold War, Cold War। तो Cold War किसके बीच में चल रही थी? USSR और USA, right? ये dominance powers थी उस टाइम पे। So it tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world. ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग एरेनाज में, मतलब कोल्ड वॉर अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड में कैसे चली, मींस इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट? सो द चैप्टर व्यूज नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैन। ठीक है, ये आ सकता है आपका 1 मार्क में, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है NAM का, एज अ चैलेंज टू द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, ये एक चैलेंज था। किसके लिए चैलेंज था? टू द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर, राइट? एंड डिस्क्राइब द अटेम्प्ट बाय द नॉन अलाइंड जो कंट्रीज थी, जो कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या कर रही थी? अटेम्प्ट कर रही थी, राइट? डिस्क्राइब द अटेम्प्ट, उन्होंने अटेम्प्ट लिए, किसने लिए? नॉन अलाइंड कंट्रीज ने। नॉन अलाइंड कंट्रीज कौन सी थी? जो कोल्ड वॉर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो थी नॉन अलाइंड कंट्रीज। ठीक है, राइट? तो उन्होंने क्या किया? नॉन अलाइंड कंट्रीज टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि दो पावर्स डोमिनेंट है वर्ल्ड में, कौन सी थी? यूएसएसआर एंड यूएसए। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी, इसमें इंडिया भी है, ठीक है, नाम में इंडिया भी है। तो कुछ जो कंट्रीज थी वो ये चाह रही थी कि हम इनको सपोर्ट ना करें, ना हम यूएसएसआर के साथ में है, ना हम यूएसए के साथ में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया? अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज अ मींस ऑफ अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इसमें पुअर कंट्रीज भी है, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, तो इनका मेन कंसर्न था कि ये अपनी कंट्रीज का क्या करना चाहते थे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राइट? इट कंक्लूड्स विद द असेसमेंट ऑफ इंडियाज रोल। ठीक है, इसमें हम ठीक है, तो हम इसमें कंक्लूड करेंगे। इट कंक्लूड्स विद एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज रोल इन NAM and ask how successful the policy of non-alignment has been in protecting India's interests, right? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये क्या कंक्लूजन हमें दे रहा है कि विद एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज रोल क्या रहा है नॉन अलाइन मूवमेंट में, और कितनी मतलब आस्क हाउ सक्सेसफुल द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कितना सक्सेसफुल रहा है ये पॉलिसी, कितनी सक्सेसफुल रही है नॉन अलाइनमेंट की
इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, इन प्रोटेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप देखिए चैप्टर 2 मतलब मीन पेज 2 पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। इन अप्रैल 1961 जो लीडर्स थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, ठीक है, were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation of the coast of the United States, ठीक है। अब ये डेट आपको लर्न करनी है, इन अप्रैल 1961, ठीक है। जो लीडर्स थे यूएसएसआर के, उनको बहुत चिंता हो रही थी कि जो यूएसए है वो कहीं कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा, यानी कि क्या था ये क्यूबा, एंड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो को जो प्रेसिडेंट था उस स्मॉल आइलैंड नेशन का, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूबा। तो यहाँ पे आपको मैप अगर क्लियर हो तो यहाँ पे तो हमें इतना अच्छे से क्लैरिटी के साथ में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको वैसे ओपन करके देख सकते हैं जूम करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो यूएसए है उसके जस्ट आसपास ही देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यूएसएसआर को डर था, उनको ये चिंता थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जो है वो कि कम्युनिस्ट रूल क्यूबा जो है वो उसको क्या करे, वहां पे घुसपैठ ना हो जाए उनकी। और वो फिडेल कैस्ट्रो कौन था, वहां का प्रेसिडेंट था। किसका प्रेसिडेंट था, स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ दूरी पर ही क्यूबा है, राइट। ये एक आइलैंड है और ये किसके अंडर में था, ये यूएसएसआर के अंडर में था। और यूएसएसआर को ये चिंता थी कि कहीं यूएसए क्यूबा पे इन्वेड ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे अगर हम बात कर रहे हैं दो पावर ब्लॉक्स की, यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है। तो यूएसए किसको सपोर्ट करता था, यूएसए में जो इकोनॉमी थी वो थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। और यूएसएसआर में जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, वो थी कम्युनिस्ट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है कम्युनिस्ट रूल क्यूबा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूबा जो है वाज एन अलाय ऑफ द सोवियत यूनियन। क्यूबा किसके अंदर था, किसका अलाय था, सोवियत यूनियन का। और एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड, इसको कहां से मिल रही थी, यूएसएसआर से मिल रही थी, राइट। तो निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव द लीडर थी, ये सोवियत यूनियन के लीडर थे। इन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, क्यूबा को रशियन बेस बना लेंगे, क्योंकि यूएसए के पास में, इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया इनको बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि इनको यूएसए बहुत पास पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इन 1962 इन्होंने क्या किया, ही प्लेस, निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, ही प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। तो इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दी वहां पे, प्लेस कर दी, राइट। So the installation of these weapons, अब ये obviously क्यूबा बहुत पास में यूएसए के, तो ये जो इंस्टॉलेशन हुआ है इन वेपन्स का, put the US for the first time under fire from close range, ठीक है। यहाँ से बहुत क्लोज रेंज में क्या हो सकता था, फायरिंग हो सकती थी। ये बहुत पास जो था इनका बेस इन्होंने जो बनाया है न्यूक्लियर बेस, ये बहुत पास था, ठीक है। रशियन बेस जो इन्होंने बनाया है क्यूबा को, तो ये यूएसए के बहुत पास है, इसलिए पहली बार जो इंस्टॉलेशन जब हुआ इन वेपन्स का, इससे यूएस जो था वो फर्स्ट टाइम क्या था, बहुत क्लोज रेंज में आ गया था, अंडर द फायर नियरली डबल द नंबर ऑफ बेसेस और द सिटीज इन द अमेरिकन मेनलैंड व्हिच कुड बी द थ्रेटन्ड बाय द यूएसएसआर, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it. Obviously, बिल्कुल पास में बेस इन्होंने बनाया है, अपना रशियन बेस बनाया है क्यूबा को। तो 3 weeks के बाद में, ठीक है, 3 weeks आफ्टर जो सोवियत यूनियन ने जब प्लेस कर लिया था न्यूक्लियर वेपन क्यूबा में, तो अमेरिकन जो थे उसकी अवेयरनेस उनको आ गई थी कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, मिसाइल लॉन्च कर दिया। तो द यूएस प्रेसिडेंट जो थे जॉन एफ कैनेडी थे, ये आपको लर्न करना है, उस टाइम पे कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। एंड इनके जो प्रेसिडेंट एंड हिज एडवाइजर्स वर रिलक्टेंट टू डू, ठीक है, अपन ने ये पढ़ ही लिया यहाँ पे, ठीक है। तो जॉन एफ कैनेडी और जो उनके एडवाइजर्स थे, ठीक है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, दैट माइट लेड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर, कि भैया पूरी तरह से अब ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली है बिटवीन द 2 कंट्रीज। पूरी तरह से वो रेडी हो गए, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आया जब क्या किया, रशियन ने अपना बेस किसको बना लिया, क्यूबा को, राइट।
बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुश्रेव टू रिमूव द मिसाइल, ठीक है, लेकिन वो बहुत डिटरमाइंड थे कि वो क्या करेंगे, मिसाइल्स को रिमूव करवाएंगे और न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा से हटाएंगे, राइट। तो कैनेडी ने क्या किया, ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू द क्यूबा। कैनेडी ने क्या ऑर्डर किया, अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर किया कि कोई भी सोवियत शिप्स जो है वो क्यूबा की तरफ आ रही है तो आप उसको क्या कर दो, उसको इंटरसेप्ट कर दो एज अ वे ऑफ वार्निंग। ये क्यों उन्होंने किया, ये एक उनकी तरफ से वार्निंग थी। किसको वार्निंग थी, यूएसएसआर को ऑफ इट्स सीरियसनेस, राइट। अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसी को हम बोलते हैं, जो क्लैश हुआ इन दोनों के बीच में, क्योंकि रशियन ने अपना, मतलब यूएसएसआर ने अपना बेस जो था उसको क्यूबा को बनाया और इससे अमेरिका बहुत नाराज हुआ। मींस यूएसए जो थे वो, यूएसए स्पेशली अगर हम देखें, जॉन कैनेडी वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने ये एज अ थ्रेटनिंग ऐसा किया कि उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को क्या किया, ऑर्डर किया कि कोई भी सोवियत शिप्स आपको दिख रही है जो कि क्यूबा की तरफ आ रही है उसको आप इंटरसेप्ट कर दो, ठीक है। और ये वार्निंग थी यूएसएसआर के लिए, सीरियसनेस के लिए। जो क्लैश था इतना इमिनेंट था कि इसको हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जो प्रोस्पेक्ट थे ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। अब वापस से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है और वापस से क्लैश इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो था वो नर्वस हो गया था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, आपको पता है जब भी वॉर होती है तो उससे बहुत क्राइसिस हो जाती है, ठीक है, इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्म होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री को अगर हम देखें तो इससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर इवेंचुअली टू द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीफ बोथ साइड्स। और क्या हुआ, ये देखते हुए दोनों साइड ने क्या डिसाइड किया कि वो वॉर को अवॉइड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे हुई, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और लर्न करेंगे, राइट। सोवियत शिप्स स्लोड डाउन एंड टर्न बैक। जो सोवियत शिप्स थे वो स्लो डाउन हुए और वापस टर्न बैक हो गए, राइट, वापस चले गए, राइट। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर, ठीक है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था ये एक हाई पॉइंट था जिसको बोला जाता है व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, कोल्ड वॉर को क्या रेफर किया गया है, रेफर टू द कॉम्पिटिशन। जो टेंशन हुई, सीरीज ऑफ कन्फ्रंट्रेशन हुए किसके बीच में, बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंस, ठीक है। फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर, इसीलिए इसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो भी कॉम्पिटिशन हुए, जो भी टेंशन हुई, सीरीज ऑफ कन्फ्रंट्रेशन हुए बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि फुल स्केल वॉर ना हुई है, यहाँ पे नहीं हुई है, और हॉट वॉर नहीं हुई है, इसीलिए दैट इज फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज टू पावर्स। देयर वर वॉर्स इन वेरियस रीजन, वॉर्स तो हुई है वेरियस रीजन में विद द टू पावर्स एंड देयर अलाइज involved in warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war, जिसे हम बोल सकते हैं वॉर तो हुई है लेकिन ग्लोबल वॉर नहीं हुई है, हम इसको हॉट वॉर का नाम नहीं दे सकते, राइट। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इवन जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड अवॉइडेड अनदर ग्लोबल वॉर नहीं हुई है, छोटी मोटी वॉर हुई है, लेकिन वहां पे जो हॉट वॉर का जो हम नाम देते हैं वो हम यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। So the Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliances and of the balance of powers. These were accompanied by the real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world, ठीक है। तो कोल्ड वॉर को हम सिंपली ये नहीं बोलेंगे कि a matter of पावर राइवलरीज थी कि दो पावर ब्लॉक्स थे और वो आपस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए दो जो सुपर पावर्स थी, दो जो सुपर ब्लॉक्स थे वो एक दूसरे की राइवलरीज बने हुए थे, ठीक है। इनके पास में मिलिट्री अलायंसेस थे एंड बैलेंस ऑफ पावर, लेकिन ये किससे अकम्पनीड हो रहे थे, बाय द रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था एज वेल, ठीक है। अ डिफरेंस जिसमें कि ओवर द बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में तो कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए इसका नाम कोल्ड वॉर रखा गया है, एज यू ऑल नो। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है, दो सुपर पावर्स का कब्जा,
यानी कि दो सुपर पावर्स पूरी तरह से क्या कर रही है, कंपटीशन में आ गई है कि हमें क्या करना है, वर्ल्ड पे डोमिनेंट होना है। ठीक है, दोनों सुपर पावर्स, दोनों के पास में न्यूक्लियर पावर्स थी, दोनों के पास में सब कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें द वेस्टर्न, ठीक है, द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द यूएस। वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था, यूएस, रिप्रेजेंटेड बाय द, अब देखो यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात हो रही है। एक जगह पे क्या चल रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक जगह पे क्या चल रहा है, कम्युनिस्ट। ठीक है, तो कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फर्क क्या है, अगर मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँ तो ये डिफरेंस है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहां पे स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मेनली हम देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन होता है गवर्नमेंट का, उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, सब अपने इच्छा से अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, इकोनॉमिकली अगर हम देखें वैसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात करें तो कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स का एक इंडिविजुअल लैंड नहीं है। ठीक है, सारी लैंड पे सारे फार्मर्स काम करेंगे और जो भी रेवेन्यू उससे जनरेट होगा वो स्टेट क्या करेगा, फार्मर्स के बीच में डिवाइड करेगा, यानी कि वहां पे स्टेट इंटरफेरेंस होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे होती है वहां पे इंटरफेरेंस किसका, स्टेट का नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड करता है, हेडेड बाय द यूएस, रिप्रेजेंटेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी एंड द कैपिटलिज्म। लिबरल मतलब फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है। और कैपिटलिज्म का मतलब मैंने आपको अभी अभी समझाया। वाइल जो ईस्टर्न अलायंस था, कौन लीड कर रहा था, सोवियत यूनियन। ठीक है, और ये किसकी आइडियोलॉजी पे चल रहे थे, सोशलिज्म मतलब सामाजिकता, सबको, पूरे समाज को साथ में लेके चलना, सारे लोगों को साथ में लेके चलना। और कम्युनिज्म का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस होता है इकोनॉमी में। ठीक है, राइट, तो यू ऑलरेडी स्टडीड दीज आइडियोलॉजीज इन क्लास, आप 11th में भी इसको अच्छे से क्या कर चुके, पढ़ चुके। नाउ हम ये भी एक बार पढ़ लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द कोल्ड वॉर। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ये एक लैंडमार्क था। ठीक है, इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन 1945 जो अलाइड फोर्सेस थे, जिनको कौन लीड कर रहा था, यूएस। आपको पता है अलाइड और एक्सिस दो पावर्स थी। ठीक है, कौन लीड कर रहा था इनको, अलाइड फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था, यूएस। एंड सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिफीटेड द एक्सेस पावर्स लेड बाय द, और कौन कौन थे अलाइड पावर्स में, कौन कौन थे, ठीक है, यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये आपको लर्न करना है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम। राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें डिफीटेड द एक्सेस पावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसकी डिफीट हुई है, एक्सेस पावर्स की। ठीक है, एक्सेस पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, एंडिंग द वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 19। तो हमें ये पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड कब हुआ था, 1939 से 1945 में उसका एंड हो गया था। मींस 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। राइट, द वॉर हैड इन्वॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो वॉर थी उसके अंदर अगर हम देखें, सारी जो मेजर पावर्स थे पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट वो इन्वॉल्व थी, एंड स्प्रेड आउट टू द रीजन आउटसाइड द यूरोप, इंक्लूडिंग कौन कौन से, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, जो जिसको अभी हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, एंड द पार्ट्स ऑफ द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। जो वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ, वॉर से क्या हुआ था, लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ का एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड। बिटवीन 1914 से 1918 तक क्या चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी। तो ऑलरेडी अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो जो ये पूरा जो वर्ल्ड था, ठीक है, उसमें ओवरऑल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही हमने ये देख लिया था कि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ह्यूमन लाइफ का और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली क्राइसिस हो रही है। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी नतीजा यही हुआ है ना, जो रिजल्ट आया वो यही आया। सो द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे ही एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वैसे ही क्या स्टार्ट हो गया, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। राइट, द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब। ये तो आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का एंड कब हुआ था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या ड्रॉप किया था, जापानीज सिटीज पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था 1945 में। इससे जापान को क्या करना पड़ता था, सरेंडर करना पड़ा था। राइट, तो क्रिटिक्स जो है यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब्स हैव आर्ग्यूड दैट यूएस न्यू दैट जापान वाज अबाउट टू सरेंडर and that it was unnecessary to drop the bomb। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो क्रिटिक्स हैं, जो यूएस से डिसीजन लिया, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराया। कहाँ पे गिराया? जापानीज सिटीज को, जबकि यूएस को पता था कि जो जापान है वो ऑलरेडी क्या करने वाला है, सरेंडर करने वाला है, तो उन्होंने फिर भी अननेसेसरी बॉम्ब्स को ड्रॉप किया, ठीक है। They suggest that the US action जो है was intended to stop the Soviet Union। इनका मेन एम ये नहीं था कि भैया जापान को डराना है, इनका मेन एम क्या था, यूएस का। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो यूएस का एक्शन जो उन्होंने लिया है वो सोवियत यूनियन को स्टॉप करना चाहते थे, जो कि पॉलिटिकली, अगर हम देखें, पॉलिटिकल गेन्स और मिलिट्री गेन्स वो कहाँ से मिल रहे थे उसको, रशिया को, यूएसएसआर को, एशिया से, एंड एल्सवेयर, एंड टू शो मॉस्को और that the United States was supreme। और मॉस्को को वो क्या बताना चाहते थे, यूएसएसआर को और मॉस्को को, कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो सुप्रीम पावर हैं, राइट। सो यूएस सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड, लेकिन अब क्रिटिक्स बता रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिक्स ने ये बोला, लेकिन जो यूएस सपोर्टर्स थे वो आर्ग्यू कर रहे थे that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly। ठीक है, जो यूएस के सपोर्टर्स थे वो ये बोल रहे थे, ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि वॉर मतलब बॉम्ब्स को ड्रॉप करना नेसेसरी था वॉर को एंड करने के लिए, ठीक है, ताकि फटाफट से वॉर क्या हो, एंड हो जाए और स्टॉप हो जाए, राइट। स्टॉप फॉर द लॉस ऑफ अमेरिकन और अलाइड लाइफ का जो लॉस हो रहा था रेगुलरली वो ना हो, वॉट एवर द मोटिव। अब हमें नहीं पता मोटिव क्या था, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was the rise of the two new powers on the global stage। तो हम ये देख रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो दोनों साथ में, यूएस और यूएसएसआर दोनों साथ में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होते ही क्या हुआ, कोल्ड वॉर एरा बिगिन हो गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है। किसके बीच में? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ये दो सुप्रीम पावर ब्लॉक्स थे उस टाइम पे, राइट। So, within the defeat of Germany and the Japan, the devastation of Europe, and in many parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest power in the world। इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, with the ability to influence events anywhere on the earth। ठीक है, अब हिरोशिमा और नागासाकी पे अपन बोल सकते हैं कि बॉम्ब गिराने के बाद में तो while the Cold War was an outcome of the emergence of the US and USSR as the two superpowers rival to each other। ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन गए, ठीक है, एक दूसरे की राइवलरीज बन गए, ठीक है। इससे ये राइवलरीज बन गई दो सुपर पावर, यूएसएसआर एंड यूएसए। So it was also rooted in the understanding that destruction caused by the use of atomic bombs, atom bombs, ठीक है। So ये भी यहाँ पे हमें पता चलता है, it was rooted in the understanding कि जो destruction हुआ है एटम बॉम्ब्स का, हम आज भी उसका इम्पैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी पे देख सकते हैं, is too costly for any country to bear, ठीक है। तो एटम बॉम्ब तो गिराए गए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली अफेयर था। किसी भी कंट्री पे अगर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाए तो वो उसको डील करना, ठीक है, जो उसके इफेक्ट्स हुए हैं, जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हमको आज तक भी देखने के लिए मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो कि कोई भी कंट्री बेयर नहीं कर सकती है, राइट। लॉजिक इज सिंपल। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज टू सिंपल येट पावरफुल, ठीक है। जब दो राइवल पावर्स जो हैं वो पोजेशन में हैं, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियर ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर, ठीक है। अब हमको ये पता चल रहा है कि हमें, मतलब जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने एक आइडिया ये हमें दे दिया, यहाँ पे क्रिटिक्स से हमें ये पता चल रहा है कि जो एटम बॉम्ब गिराया गया वो किसको डराने के लिए गिराया गया, यूएसएसआर को, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ और जो डिस्ट्रक्शन है वो अनएक्सेप्टेबल है टू ईच अदर। अ फुल फ्लैश वॉर इज अनलाइकली। So in spite of the provocations, neither side would want to। अब ये तो सबको पता है कि जब भी वॉर होती है तब कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हम देख चुके हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी देख चुके। नाउ ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गई, ये हॉट वॉर कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को पता था इतना प्रोवोक कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे को, लेकिन कोई भी साइड रिस्क लेने को मतलब जो वो नहीं था, तैयार नहीं था, ठीक है।
to risk war since no political gains could justify the destruction of their society। ठीक है, तो सोसाइटीज को डिस्ट्रक्ट करते हुए वो वॉर नहीं लड़ सकते। जितना डिस्ट्रक्शन पहले हो चुका है वो डिस्ट्रक्शन वो अब नहीं कर सकते, राइट। So in the event of a nuclear war, both sides will so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner। क्योंकि अब दोनों ही सुपर पावर्स हैं, दोनों के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, दोनों इक्वल उसमें आ गए, ठीक है, इक्वल साइड पे आ गए। So अगर इन द इवेंट ऑफ द न्यूक्लियर वॉर, अगर हम देखें इन द इवेंट ऑफ द न्यूक्लियर वॉर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स जो होंगे वो बैडली हार्म्ड होंगे, ठीक है। तो इम्पॉसिबल था ये कि वन साइड को मतलब एक न्यूक्लियर मतलब एक जो पावर ब्लॉक है उसको बिना डिक्लेयर किया जाए, ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क था। इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक, अगर एक भी जना क्या करेगा, ट्राई करेगा अटैक करने के लिए और एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स राइवल, तो अदर वुड स्टिल बी लेफ्ट विद इनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर एक जना यहाँ पे पूरा क्लियर यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि अगर एक जना जो है वो ये ट्राई करेगा अटैक करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल करने के लिए अपने राइवलरीज का, तो द अदर वुड स्टिल बी लेफ्ट, तो दूसरे के पास में अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि भैया वो अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ठीक है। जब बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, ठीक है। जब दोनों साइड्स के पास में कैपेसिटी हो कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट अटैक लॉन्च कर सकते हैं और इतना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि कोई भी, तो in spite of being an intense form of rivalry between the great powers, remained a cold and not hot shooting war, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रक्शन को देखते हुए उन्होंने क्या इनिशिएट किया, इन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है, वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं करना है। द डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन द पावर्स, ठीक है। अब जो डिटरेंस रिलेशनशिप था उससे वॉर तो प्रिवेंट कर लिया, लेकिन जो राइवल था, राइवलरीज जो दोनों एक दूसरे के क्या थे, कॉम्पिटिटर्स थे, राइवलरीज थे, वो यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, ठीक है। Note the main military features of the Cold War. The two superpowers and the countries in the rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. अगर हम यहाँ पे नोट आपको बताया जा रहा है, नोट करें यहाँ पे जो मेन मिलिट्री फीचर्स हैं कोल्ड वॉर के, जो दोनों सुपर पावर्स हैं और जो कंट्रीज हैं द राइवल ब्लॉक, ठीक है, जो कि सुपर पावर्स लीड कर रहे थे, उनको कैसे एक्सपेक्ट करना था, रैशनल एक्सपेक्ट करना था, ठीक है, रैशनल बिहेव करना था ना, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। सो दे वर टू बी रैशनल और रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि वो क्या कर सके, अंडरस्टूड कर सके जो भी रिस्क वो ले रहे हैं इन फाइटिंग द वॉर्स दैट माइट, so they were be rational and responsible in the sense that they understood the risk in fighting wars and might involve the two superpowers. When the two superpowers and the blocks led by them are in a deterrence relationship, fighting wars will be massively destructive. तो यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम यहाँ पे पूरा देख रहे हैं कि उनको कैसे बिहेव करना होगा, और एक्सपेक्टेड टू बिहेव, अब कैसा बिहेव करना हो रहा था उनको, क्योंकि हॉट वॉर तो थी नहीं, अब ये कोल्ड वॉर थी, ठीक है, क्योंकि दोनों को पता था कि बहुत लार्ज लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो उन दोनों को रैशनली बिहेव करना था और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स, ठीक है, दे वर टू बी रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एंड दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर्स, ठीक है। उनको रैशनल रहना था, रिस्पॉन्सिबल रहना था, ठीक है, वो रहे हैं इन द सेंस कि भाई वो अंडरस्टूड कर सके जो रिस्क है इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर्स, ठीक है। when two superpowers जो है और जो blocks led by them are in a deterrence relationship, fighting wars जो होगी वो क्या होगा, massively destructive हो सकते हैं, क्योंकि इक्वल इनके पास में, दोनों के पास में रिसोर्सेस हैं वॉर को लड़ने के लिए, राइट। सो responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. Responsibility कैसे responsible होना है इनको कि दूसरी वॉर, अब इनको वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं करना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं क्रिएट करना है, यहाँ पे अनदर वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, राइट। इन दिस सेंस जो कोल्ड वॉर थी उन्होंने मैनेज किया टू इंश्योर
ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से और अपनी उससे इन्होंने एक दूसरे को वो किया, क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्ट किया कि भाई अगर जब वॉर हो जाती है, हॉट वॉर में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वली अपने पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके बैठे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठे हैं। नाउ द इमरजेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक, द टू सुपर पावर्स वर कीन ऑन एक्सपैंडिंग। ऑब्वियसली अब दो सुपर पावर्स हैं, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, यूएसएसआर एंड यूएसए। ठीक है, ये क्या चाह रहे हैं कि ये एक्सपैंड करने में लगे अपने द स्फीयर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये अलग अलग पार्ट्स में अपने इन्फ्लुएंस को, अपने डोमिनेंस को बढ़ा पाए। ठीक है, इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलाइन सिस्टम। अब वर्ल्ड क्या हो गया, दो अलाइन सिस्टम में डिवाइड हो गया, कम्युनिस्ट और क्या था, कैपिटलिस्ट, राइट। सो अ स्टेट वाज सपोज्ड टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर। तो एक स्टेट को क्या करना पड़ेगा, किसके साथ में रहना पड़ेगा, सुपर पावर के साथ में रहना पड़ेगा, टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट्स अलाइंस। ठीक है, अब दो गुट बन गए, दो ग्रुप्स बन गए मेनली। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा मैप अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो येलोइश पार्ट है वो है नेटो मेंबर्स। ठीक है, वार्सो पैक्ट मेंबर्स, अभी हम आगे पूरा ये अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंसेस यूज द लिंक। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अदर कम्युनिस्ट नेशंस, अदर्स, नेटो मेंबर्स। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, अलायंस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पस। छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो इनके साथ में आके ऐड हो रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं कि वो क्या हो, सुपर पावर्स के साथ में ऐड हो अपने ओन पर्पस के लिए। ऑब्वियसली दो सुपर पावर्स हैं, छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो उनके साथ में एड ऑन होंगे तो उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, वेपन्स मिलेंगे, इकोनॉमिक हेल्प मिलेगी अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। ठीक है, एंड मोस्टली रीजनल नेबर्स विद हुम दे हैड ट्राइबल लिंक्स। ठीक है, so the alliance system lead by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into the two camps. ठीक है, तो ये जो अलायंस सिस्टम था, इससे जो दोनों सुपर पावर्स थी ये क्या कर रही थी, वर्ल्ड को इन्होंने दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया था। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। पहले कहाँ पे हुआ ये जो डिवीजन हुआ, ये यूरोप में हुआ। मोस्ट कंट्रीज जो थी वेस्टर्न यूरोप की साइडेड विद द यूएस। ठीक है, तभी हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस नाम दिया है। तो वेस्ट साइड की जितनी भी कंट्रीज थी वेस्टर्न यूरोप की, वो किसकी साइड हो गई, यूएस की साइड। एंड दोस्त ऑफ द ईस्टर्न यूरोप की साइड पे जो भी कंट्रीज थी उन्होंने सोवियत कैंप को ज्वाइन कर लिया। सो दैट इज व्हाई these were also called the western and eastern alliance। अब आपको क्लियर हुआ, वेस्ट पे आपको लर्न करना है यूएसए और ईस्ट पे आपको लर्न करना है यूएसएसआर, राइट। तो यहाँ पे दो जो ग्रुप्स हैं वो हो गए हैं वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा that is why these were also called the western and the eastern alliance, right। अब यहाँ पे आपको एक मैप गिवन है जिसमें लिखा हुआ है मैप शोइंग द वे यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू राइवल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इसमें नाटो मेंबर्स हैं, वार्सो पैक्ट मेंबर्स कौन से हैं। वार्सो पैक्ट क्या था, वो कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी। ठीक है, जिसको एस्टैब्लिश किसने किया था, सोवियत यूनियन और 7 अदर सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो इस मैप में आपको दिख रहा है अदर कम्युनिस्ट नेशंस, अदर्स, यानी कि कुछ जो कंट्रीज है वो किसके फेवर में है, यूएस के, कुछ जो है वो यूएसएसआर के। आपको ये यहाँ पे दिख ही रहा है रेड कलर का पूरा। ठीक है, यूएसएसआर यहाँ पे। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको येलोइश पार्ट जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो वेस्टर्न अलायंस जो था वो फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। अब ये यहाँ पे जो आपको नाटो मैप में दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको नेटो मेंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये नेटो मेंबर्स क्या है, नाटो मेंबर्स क्या है, तो वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था, यूएसए, राइट। तो वो एक फॉर्मलाइज हुए किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है नाटो, क्योंकि नदर्न कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था, जैसा कि हमने देखा था वेस्टर्न साइड से। तो विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस में कब आया, इन अप्रैल 1949। ये एक एसोसिएशन थी जिसमें 12 स्टेट थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये 12 स्टेट्स जो थे इन्होंने
एक तरह से ट्रीटी साइन की थी और ये डिक्लेयर किया था कि अगर आर्म अटैक होता है किसी पर भी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका, तो वो ये रिगार्ड किया जाएगा कि सब पे अटैक हुआ है। अगर एक पे अटैक होता है तो ये कंसीडर किया जाएगा, राइट। So each of these states would be obliged to help the other, ठीक है। जो हर स्टेट थे, मतलब ये जो सारे स्टेट थे, ये एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब ईस्टर्न जो अलायंस था उसको बोला जाता है वार्सो पैक्ट, ये आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नाटो जो है वो क्या है, वेस्टर्न अलायंस, और ठीक है, और ईस्टर्न अलायंस को हम बोलते हैं नोन एज वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था, वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था, अभी मैंने आपको बताया यूएसए, ठीक है। और ईस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर वार्सो पैक्ट और यूएसए जो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाटो जो है वेस्टर्न अलायंस का हमने पूरा देख ही लिया। वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन नाटो, और ईस्टर्न अलायंस जो है जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा, ठीक है, नाटो विच केम, ये एग्जिस्टेंस में कब आया ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता ही दिया, ठीक है। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज वार्सो पैक्ट वाज लीड बाय द सोवियत यूनियन, इट वाज क्रिएटेड, अब ये आ सकता है, देखिए ये एग्जिस्टेंस में कब आया था, नाटो 1949 इन अप्रैल, राइट, and it was created in 1955 and its principal function जो था वो क्या था, इसको काउंटर करना, नाटो फोर्सेस जो है यूरोप में उसको काउंटर करना, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों राइवलरीज हैं एक दूसरे के। इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वाज डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ द स्मॉलर स्टेट। इंटरनेशनल जो अलायंसेस थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वो कैसे डिटरमाइन किए जाते थे, बट डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट्स क्या है सुपर पावर्स की, उनकी क्या कैलकुलेशन है स्मॉलर स्टेट्स की, राइट। As noted above, Europe became the main arena of conflict. यूरोप जो था वो, क्योंकि दो पार्ट्स में क्या बढ़ गया था, यूरोप बढ़ गया था, ठीक है, नॉर्थ पार्ट एंड ईस्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप जो था वो मेन अरेना बना हुआ था कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन द सुपर पावर। इन सम केसेस जो सुपर पावर्स थी वो क्या यूज करती थी, यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंस, ठीक है। अपने मिलिट्री का भी वो यूज करते थे कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज को अपने उसमें डोमिनेंस में ले सकते, अपने अंडर में ले सकते, टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस, राइट। सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जांपल, जैसे सोवियत का इंटरवेंशन हुआ ईस्ट यूरोप में, ये एक एग्जांपल है। सोवियत यूनियन अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करा उन्होंने, कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, backed by a very large presence of its armies in the countries of the region to ensure that eastern half जो है यूरोप का वो किसके पास में रहना चाहिए, यूएसएसआर के पास में रहना चाहिए। तो इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ड एन अलायंस सिस्टम। तो इन्होंने एक अलायंस सिस्टम बिल्ड किया जिसका नाम क्या था, कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, ठीक है। ये आप लर्न करेंगे, हो सकता है इनके एब्रिविएशन फॉर्म में मीन्स आपसे पूछा जाए, इनका फुल फॉर्म पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं कि ये अपनी मतलब क्या करते थे, ये दे ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस, ठीक है, विद द यूज ऑफ मिलिट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो हम देख रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सोवियत यूनियन ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है किसपे, ईस्टर्न यूरोप पे, ठीक है, जिसमें बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज, उस मतलब पर्टिकुलर उन कंट्रीज में, उन रीजन्स में उन्होंने भेजी टू इंश्योर दैट ईस्टर्न हाफ जो है वो किसके पास में रहना चाहिए, यूएसएसआर के पास, राइट। लेकिन इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और इन वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स था, उन्होंने एक अलायंस बिल्ड किया जिसका नाम रखा साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, ठीक है। सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना जो थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बाय हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद द रीजनल कंट्रीज जैसे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। अब क्या है, सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना, आपको पता है कम्युनिस्ट चाइना अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने क्लोज रिलेशन बनाए किसके साथ में, विद द रीजनल कंट्रीज जैसे नॉर्थ वियतनाम हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और इराक हो गया। तो कोल्ड वॉर थ्रेटेंड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंस,
ठीक है। तो कोल्ड वॉर के होने से क्या हुआ है, वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो मेजर अलायंस में डिवाइड हो गया, राइट। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे नई जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थी, जब उनको इंडिपेंडेंस मिला अपने कॉलोनियल पावर से, कॉलोनियल मास्टर से, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, तो वो बहुत वरिड हो गए थे कि वो अपना फ्रीडम लूज कर देंगे, है ना। जैसे कि उन्होंने इंडिपेंडेंस अभी हासिल तो की है, लेकिन उनको ये डर लग रहा था कि वर्ल्ड दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है, दो अलायंस में डिवाइड हो गया है, तो कहीं फिर से उनकी इंडिपेंडेंस नहीं छिन जाए उनसे, राइट। तो क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर, ठीक है। अब तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वरिड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन फॉर्मल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अभी हमने ये तो अभी पूरा पढ़ा ही, लाइक क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंसेस वर क्विक टू अपीयर। Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute, ठीक है। तो जैसे जैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती जा रही थी, लाइक क्रैक्स और स्प्लिट्स होते जा रहे थे विद इन द अलायंसेस, और ये कम्युनिस्ट चाइना का क्वारल्ड, किसके साथ में क्वारल हुआ, झगड़ा हुआ विद द यूएसएसआर, ठीक है। कब हुआ, टुवर्ड्स द लेट 1950s, और फिर 1969 में दे फॉट एक ब्रीफ वॉर, छोटी वॉर हुई ओवर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। और अदर इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुए वाज द नॉन अलाइंड मूवमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, which gave the newly independent जो कंट्रीज थी a way of staying out of the alliance, क्योंकि नई जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो क्या चाहते थे, they want to stay away from the alliances, ठीक है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि हम अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं और वापस से हमारी इंडिपेंडेंस हमारे से छीन ना ली जाए, ठीक है। तो हमें किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, तो दे फॉर्म नॉन अलाइन, मतलब इससे डेवलपमेंट हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट का, ठीक है। तो यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाइज एट ऑल, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सुपर पावर्स जो हैं उनको अलाइज की जरूरत क्यों है, आफ्टर ऑल with their nuclear weapons और regular armies होने के बाद भी they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of the superpowers। तो हमें ये तो पता ही है कि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रेगुलर आर्मीज हैं, और वो इतने पावरफुल हैं कि दैट द कंबाइंड जो पावर है मोस्ट ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स की, अगर हम एशिया और अफ्रीका की बात करें, इवन यूरोप की बात करें, तो कोई भी मैच हमारा नहीं बैठता है सुपर पावर से। Yet the smaller states were helpful for the super powers, लेकिन स्मॉलर स्टेट्स कैसे उनके लिए गेनफुल थे, कैसे हेल्पफुल थे इन गेनिंग एक्सेस टू द वाइटल रिसोर्स की जरूरत है, सारे रिसोर्सेज तो उनके पास में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए उनको टाई अप करना पड़ेगा स्मॉलर स्टेट्स के साथ में, राइट, सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स क्या कर सकते हैं, अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे, ये आ सकता है, आपको लर्न करना है, राइट। लोकेशंस जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं। स्पाई मतलब एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं, लाइक कैमरा जैसे कैसे नजर रखता है वैसे वो एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट many small allies together could help pay for military expenses, और उनको वो प्रोटेक्शन देंगे, अपने साथ में ऐड करेंगे तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलेगा इनको, ठीक है। जो स्मॉल अलाइज हैं वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मिलिट्री एक्सपेंस को बेयर करने के लिए, राइट। दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट था। कैसे था, जो लॉयल्टी है अलाइज की वो सजेस्ट करती है कि जो सुपर पावर्स हैं वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल, the ideas winning the war of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism or vice versa, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि जो स्मॉलर कंट्रीज हैं उनको वो अपने साथ में अपने अलायंस में इसीलिए ऐड कर रहे थे या जोड़ रहे थे ताकि उनको ये सारे बेनिफिट्स मिल पाए, और उनको ये लग रहा था डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को वो क्या कर रहे थे, अपने उसमें मर्ज करने की अपने अलायंस में कोशिश कर रहे थे, राइट। तो कुछ ट्रीटीज भी उन्होंने बनाई, वो हमने देखा। अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो थी, दैट वी बिगिन दिस चैप्टर विद was only one of the several crises that occurred during the Cold War. So Cold War also lead to the several shooting wars, but it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. तो हमें ये पता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था,
ठीक है। और विच वॉज ओनली वन ऑफ द सेवरल क्राइसिस, उस टाइम पे बहुत सारी क्राइसिस हुई है। ये तो हमने एक क्राइसिस डिस्कस की है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर ऑल्सो लीड टू द सेवरल शूटिंग वॉर्स हुई हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि ये जो क्राइसिस और वॉर्स हैं, इससे वापस से वर्ल्ड वॉर तो एटलीस्ट नहीं हुई। द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आप ईयर लर्न कर सकते हैं। 50 से 53 बर्लिन, 58 से 62 द कॉन्गो, अर्ली 60s एंड इन सेवरल अदर प्लेसेस। क्राइसिस जो थी वो और डीपन होती जा रही थी एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड वाज विलिंग टू बैक डाउन। ठीक है, क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि कोई भी पार्टी जो भी इन्वॉल्व थी वो बैक डाउन होने के लिए विलिंगली मतलब वो नहीं कर रही थी। When we talk about the arenas of the Cold War, we refer therefore to the areas, जब हम बात करते हैं arenas of the Cold War, तो उन areas की हम बात करते हैं जहाँ पे crisis और war हुई थी और threatened to occur between the alliance system, but did not cross, लेकिन उन्होंने जो certain limits उन्होंने बना रखी थी उसको उन्होंने cross नहीं किया। Great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam, Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. तो कुछ केसेस में huge military built-up were reported. Many cases में diplomatic communication हुआ between the super powers और वो भी sustain नहीं किया और contributed to the misunderstanding हुई। ठीक है, so sometimes country क्या होती थी outside the two blocks, for example अगर हम बात करें यहाँ पे द नॉन अलाइंड कंट्रीज जो है वो भी क्या कर रही थी, रोल प्ले कर रही थी इन रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस। ठीक है, ताकि क्राइसिस ज्यादा बढ़े नहीं, ग्रेव क्राइसिस तक नहीं आना चाहिए कि भैया मारामारी स्टार्ट हो गई, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या है, वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, राइट। इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज, क्योंकि कहाँ पे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इन द कॉन्गो क्राइसिस जब हुई तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इंपॉर्टेंट मीडिएटरी रोल प्ले किया। ठीक है, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। बाय एंड लार्ज इट वाज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट दैट वॉर बाय ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, लेकिन बाय लार्ज अगर हम देखें इट वाज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट, को ये रियलाइजेशन हो गया था कि वॉर जो है उसको हमें अवॉइड करना है। दैट मेड देम एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल अफेयर्स, क्योंकि वो अकेले नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मामला है, राइट। तो उनको सबको साथ में लेते हुए चलना पड़ेगा और बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको बिहेव करना था। As the Cold War rolled from one arena to another, the logic of restraint was increasingly evident. However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for the war. क्योंकि हम देख रहे हैं नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो राइवलरीज हैं, दोनों अलायंस जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे की राइवलरीज बने हुए हैं, और वो इतने इन टाइम therefore the US decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. ठीक है, तो टाइम रहते हुए उन्होंने क्या किया, यूएस और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि वो कोलैबोरेट करेंगे और लिमिट्स डाल देंगे और एलिमिनेट करेंगे कि कुछ जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स उनको यूज करना है, नहीं करना है, या क्या उनकी लिमिट छोड़ी चाहिए। ठीक है, स्टेबल बैलेंस होना चाहिए वेपन्स का, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेंटेन करेंगे थ्रू द आर्म कंट्रोल। स्टार्टिंग इन द 1960s जो दोनों साइड थी, उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट साइन किए विद इन अ डिकेड। दीज वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये आपको लर्न करना है, न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 ट्रीटी इन्होंने साइन की है, ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ वेपन्स, ठीक है, न्यूक्लियर एज वेल एज नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। Therefore, the superpowers held several rounds of arms limitation talks. बहुत सारे राउंड्स हुए हैं जिसमें इन्होंने टॉक्स की है अबाउट द आर्म लिमिटेशन, और इन्होंने बहुत सारी ट्रीटी साइन की है टू लिमिट देयर आर्म। अब चैलेंज टू बायपोलैरिटी, ठीक है, आपका एक चैप्टर भी है ये, वो फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। So we have already seen how the Cold War tended to divide the world into, ये हमने देखा कि कोल्ड वॉर ने वर्ल्ड को 2 राइवल अलायंस में डिवाइड कर दिया, राइट।
So it was in the context that non-aligned offered the newly decolonized countries of Asia. लेकिन अगर हम non-aligned movement की बात करें तो ये मूवमेंट उन्होंने चलाया था जो कंट्रीज न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है, जो डीकोलोनाइज्ड हुई थी, स्पेशली कौन सी कंट्रीज ऑफ एशिया, राइट। जो रूट्स है नेम की वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। कौन कौन थे? यूगोस्लाविया, जोसेफ ब्रोज टीटो। इंडिया से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इजिप्ट के लीडर कौन थे? गामल अब्दुल नासिर, जिन्होंने एक मीटिंग की थी 1956 में। इंडोनेशिया से कौन थे? सुकार्नो। एंड घाना से थे नुक्रुमा, ठीक है। ये इनको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे। ये जो 5 लीडर्स थे इनको बोला जाता है 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। ये आपको अंडरलाइन करना है। कौन कौन थे? यूगोस्लाविया से कौन थे? जोसेफ। इंडिया से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इजिप्ट यानी कि यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, ठीक है, घाना और इंडोनेशिया, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जो है मेन, ये सपोर्ट कर रही थी किसको? नैम को। ये 5 फाउंडर्स है नैम के, राइट। ये आपको लर्न करना है। फर्स्ट नॉन अलाइन समिट जो हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में, हुआ था इन 1961, ठीक है। दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। क्यों हुई थी ये समिट? अब इसमें बताया गया है कौन से 3 फैक्टर्स थे, ये आ सकते हैं कि कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। तो ये जो 5 कंट्रीज जो हैं जिन्होंने नैम साइन किया है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? कोऑपरेट करेंगी, राइट। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरेनास। और ये डिस्कशन हुआ उसमें कि कोल्ड वॉर जो टेंशंस बढ़ रही थी, ठीक है, और जो उसके जो एरेनास थे वो वाइडन होते जा रहे थे, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मेनी न्यू डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल एरेना। So by 1960s there were 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स यूएन में इंक्लूड हुए, ठीक है। ड्रामेटिक एंट्री हुई है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी डीकोलोनाइज हुई, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल अरेना में उनकी भी एंट्री हुई। तो 1960 16 जो न्यू अफ्रीकन मेंबर्स थे वो यूएन में शामिल हुए, इंक्लूडेड हुए, राइट। फर्स्ट समिट जो थी वो अटेंड की थी बाय द 25 मेंबर स्टेट्स। ओवर द इयर्स द मेंबरशिप जो थी नैम की वो एक्सपैंड हुई है। लेटेस्ट मीटिंग जो हुई है, द 18th समिट जो हुई है, वो कहाँ हुई है? अजरबैजान इन 2019। इसके अंदर 120 मेंबर स्टेट्स है और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज है। ये आपको लर्न करना है। As non-aligned grew into a popular international movement, countries at various different political systems and interests joined it. This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in a very neat and a clear or precise terms. What did it really stand for? Increasingly, NAM क्या था? हो क्या रहा था? As non-aligned movement जो था वो international movement की तरह, मतलब means international movement बन गया था, ठीक है। तो जो कंट्रीज थी ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरेस्ट, उन्होंने नैम को ज्वाइन करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ? जो मूवमेंट था वो लेस होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मतलब पहले तो पता था जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज है वही ज्वाइन कर रही है, लेकिन अब दूसरी कंट्रीज भी ज्वाइन कर रही है, तो वो सेम कंट्रीज ज्वाइन नहीं कर रही है ना, मीन सेम सिचुएशन वाली। ऑल्सो मेड इट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन अ वेरी नीट एंड प्रिसाइज टर्म, ठीक है। सो व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर? इंक्रीजिंगली नैम जो था वो इजियर था टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ what it was not. It was not about the being a member of an alliance, ठीक है। जो पॉलिसी थी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंस, इनको मेनली क्या करना था? नैम के जो भी मेंबर कंट्रीज जो भी थी, उन्होंने ये नैम क्यों क्रिएट किया था, क्यों इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था? इनका मेन कंसर्न यही था कि इनको अलायंस को ज्वाइन नहीं करना था, ना यूएस को ना यूएसएसआर को, ठीक है। वो आइसोलेट होना चाहते थे और न्यूट्रल रहना चाहते थे। सो नॉन अलाइनमेंट इज not isolationism, since isolationism means remaining aloof from the world affairs. ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल, मतलब जो नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज जो थी वो बिल्कुल इसलिए चलाया गया ये मूवमेंट कि बिल्कुल ही वो आइसोलेट कर ले अपने आप को वर्ल्ड अफेयर से, ऐसा नहीं था। Isolationism sums up the foreign policy of the US from the American War of Independence in 1787 up to the beginning of the First World War, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब क्या है? अगर हम सम अप करें इसको, जब जो फॉरेन पॉलिसी थी यूएस की, ठीक है, कब उन्होंने करी थी? फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787, कब तक? अप टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
इन कंपैरिजन द नॉन अलाइन कंट्रीज, जिसमें इंडिया जो था वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा था इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया क्यों रोल प्ले कर रहा था? इंडिया क्या चाहता था कि वापस से डिस्ट्रक्शन नहीं हो और क्या हो कि इन दोनों के बीच में कॉम्प्रो हो जाए और जो वॉर है वो हॉट वॉर ना हो, ठीक है, और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो किस पे बेस्ड थी? ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर्स टू ब्रिंग देम इनटू देयर अलायंस, ठीक है। ऊपर से इन्फ्लुएंस किसकी तरफ से आ रहा था? सुपर पावर्स की तरफ से, कि वो क्या चाह रहे थे कि मतलब जो भी कंट्रीज हैं या तो यूएसएसआर के साथ में हो या फिर यूएसए के साथ में हो, लेकिन जो नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया गया था उसमें डीकोलोनाइज्ड जो कंट्रीज थी वो थी, और मेनली इंडिया उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर बेस्ड थी? यूनिटी पे, और वो रिजॉल्व करना चाहते थे नॉन अलाइंड रह के, मतलब उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहते थे, वो किसी की भी साइड नहीं थे। नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो जाते हैं तो वो पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट्स नहीं लेते, राइट। तो न्यूट्रलिटी रेफर्स टू द प्रिंसिपलिटी टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द वॉर। मेन उनका कंसर्न था कि अगर वॉर होती है, मीन्स कोल्ड वॉर जो हो रही है, उससे उनको क्या रहना है? दे जस्ट वांटेड टू स्टे आउट ऑफ द वॉर, ठीक है। वॉर में उनको शामिल नहीं होना है, मेन उनका क्राइटेरिया यहाँ पे ये था। States practicing neutrality are not required to help end a war. They do not get involved in war or do not take any position on the appropriateness or the morality of the war. ठीक है। अब जो नॉन अलाइन ग्रुप में थे, नॉन अलाइनमेंट का मतलब ही यहाँ पे ये है कि न्यूट्रल रहना मतलब वॉर में इंक्लूड नहीं होना। तो जो भी स्टेट प्रैक्टिस कर रहे थे न्यूट्रलिटी, ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो क्या करें, वॉर को एंड करने में हेल्प करें, राइट। और ना ही उनको इन्वॉल्वमेंट देना था वॉर में, ठीक है, ना ही उनको कोई पोजीशन लेनी थी, ठीक है। तो नॉन अलाइन स्टेट्स जो थे जिसमें इंडिया इंक्लूड था वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द वॉर फॉर वेरियस रीजन। अब क्यों इन्वॉल्व हुए? न्यूट्रलिटी का मतलब यहाँ पे नॉन अलाइन का मतलब क्या था कि इंक्लूड नहीं होना है, लेकिन दे ऑल्सो वर्क, लेकिन वो ये भी काम कर रहे थे वॉर को प्रिवेंट करने का बिटवीन द अदर्स एंड ऑल्सो ट्राई टू एंड वॉर्स that had broken out। और वो क्या कर रहे थे, जो भी वॉर ब्रोकन आउट हुई थी, ठीक है, जो भी वॉर स्टार्ट हुई थी, उनको भी वो क्या कर रहे थे, एंड करने। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द नॉन अलाइन कंट्रीज वर मोर देन मेयरली मीडिएटर्स, क्योंकि नॉन अलाइन कंट्रीज क्या थी, इन्वॉल्व नहीं थी, किसी भी अलायंस के साथ में नहीं थी, ठीक है। तो ये मेनली क्या थे, मीडिएटर्स थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो चैलेंज था फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइन कंट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ देम क्या थी, कैटेगरीज एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, LDC was to be more developed economically, और वो क्या चाहते थे, पॉवर्टी से वो बाहर निकले, पॉवर्टी की ग्रिप में थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि अभी नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी ये कंट्रीज। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, ठीक है। तो अगर सस्टेन डेवलपमेंट नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, ठीक है। जब तक सस्टेन डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कंट्री ट्रूली फ्री नहीं होगी। इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्रीज, तो क्या रहेगी, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेगी, इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है, जो आइडिया है ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन हुआ जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD brought out a report, इन्होंने एक रिपोर्ट दी 1972 में, entitled towards a new trade policy बनाई जाए for the development, right। जो रिपोर्ट थी उसमें प्रपोजल रखा गया a reform for the global trading system as to, ये आपको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। give the LDCs, least developing countries, control over their natural resources exploited by the developed western countries, ठीक है। LDCs को क्या दिया जाए, कंट्रोल दिया जाए, किसके ऊपर कंट्रोल दिया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जो कि किसने एक्सप्लॉइट किए हैं, डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज ने, ठीक है। ओपन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स में उनको एक्सेस दिया जाए
ताकि एलडीसी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, सेल कर सके एंड ट्रेड को मोर बेनिफिशियल बना सके फॉर द पुअरर कंट्रीज, राइट। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज होंगी वो क्या करेंगी, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। प्रोवाइड द एलडीसी विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में उनको ग्रेटर रोल प्रोवाइड किया जाए, उनको उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ाया जाए, राइट। ग्रेजुअली जो नेचर था ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द, अब यहाँ पे धीरे धीरे जो नेचर था नॉन अलाइनमेंट का वो चेंज हो रहा था और किसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इकोनॉमिक इश्यूज को वो इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया, राइट। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट जो हुई थी बेलग्रेड में, जैसा हमने पहले पढ़ा, इकोनॉमिक इश्यूज हैड नॉट बीन, तब इकोनॉमिक इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे। हमने पढ़ा था 3 क्राइटेरिया उन्होंने क्या डिसाइड किए थे, क्यों मीटिंग बुलाई थी। बाय द मिड 1970s ये जो थे, ये इकोनॉमिक इशू जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज में आ गया था। एज अ रिजल्ट NAM बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था। बाय द लेट 1980s हाउएवर द NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इनिशिएटिव जो था वो धीरे धीरे फेड होता हुआ दिख रहा था, मेनली बिकॉज स्टिफ अपोजिशन था कहाँ से, डेवलप्ड कंट्रीज से, जो कि एक्ट कर रहे थे एज अ यूनाइटेड ग्रुप, वाइल नॉन अलाइंड कंट्रीज जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए इन द फेस ऑफ दिस अपोजिशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया का एस्पेक्ट पता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। टुकरमा वाला आपने ये चैप्टर 9th में पढ़ा है आई थिंक, और आपको अच्छे से लर्न होगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई आपको दिक्कत आएगी इसमें। फाउंडर ऑफ द फिगर्स ऑफ NAM ये आपको लर्न करना है, जवाहरलाल नेहरू का भी दिया हुआ है, ऐसे ही आपको जो इजिप्ट के हैं उनका भी दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, द लीडर ऑफ द NAM इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वाज टू फोल्ड। क्या था, एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलरली केयर इन स्टेइंग अवे, एक साइड पे तो वो क्या था, इंडिया का रोल क्या था कोल्ड वॉर में कि भैया उनको अलायंस के साथ में है, ठीक है। तो इसमें इंडिया का क्या था मेन, कि इंडिया को क्या रहना है, इंडिया wanted to stay away from the two alliances. Second क्या था, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming the part of these alliances. तो वो क्या कर रहा था, इंडिया क्या कर रहा था, वॉइस रेज कर रहा था किसके अगेंस्ट, जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, और वो किसका पार्ट बन रही थी, अलायंस, जो भी ये दोनों अलायंसेस थे उनमें से किसी का पार्ट बन रही थी। तो इंडिया उनको भी क्या कर रहा था, वॉइस रेज कर रहा था उनके लिए। इंडियाज पॉलिसी वॉज नीदर नेगेटिव भी नहीं थी और पैसिव भी नहीं थी, ठीक है। एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट जो था वो एक पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि हम बिल्कुल सेपरेट हो गए, फ्लीइंग अवे, हम भाग रहे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। इंडिया एफर्ट दिखा रहा था, एक्टिवली इंटरवेन कर रहा था इन द वर्ल्ड अफेयर्स, ताकि कोल्ड वॉर जो राइवलरीज है वो सॉफ्ट डाउन हो जाए, सॉफ्टन हो जाए, ठीक है, वॉर ना हो। So India tried to reduce the differences between the alliances and thereby prevent the differences from the escalating into a full-scale war. तो इंडिया क्या ट्राई कर रहा था, डिफरेंसेस जो है बिटवीन द अलायंसेस उसको रिड्यूस करने के लिए वो ट्राई कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग, कि भाई फुल स्केल वॉर ना हो जाए, ठीक है। इंडियन डिप्लोमेट्स और जो लीडर्स थे वो ऑफन यूज टू कम्युनिकेट और मीडिएट बिटवीन द कोल्ड वॉर राइवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे, लीडर्स थे, वो क्या करते थे, काफी बार ट्राई करते थे कम्युनिकेट करने के लिए एज अ मीडिएटर, ठीक है, बिटवीन द कोल्ड वॉर राइवल्स, सच एज इन द कोरियन वॉर में जैसे किया था अर्ली 1950s में इंडिया ने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि जो इंडिया था, ठीक है, चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया ने क्या चूज किया, कि वो क्या करेगा, इन्वॉल्व दूसरे मेंबर्स को इन्वॉल्व करेगा नॉन अलाइंड ग्रुप में इस मिशन में। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राई टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने क्या किया है, रिपीटेडली ट्राई किया है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एक्टिवेट दोज रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर नॉट पार्ट ऑफ द अलायंसेस लेड बाय द यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्रिएट किया, तो इंडिया का क्या वो था, मिशन यही था कि जो भी कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई हैं अभी उनको नॉन अलाइंड मूवमेंट में जोड़ा जाए, राइट, ठीक है। सो नेहरू रिपोज्ड ग्रेट फेथ इन अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ अ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस दैट वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग, ठीक है। सो इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट एज सम सजेस्ट a noble international cause which had a little to do with India's real interest
a non-aligned posture also served India's interest very directly. अब इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट सम सजेस्ट, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि नोबल इंटरनेशनल कॉज था जिसका बहुत इंडिया के साथ में रियल इंटरेस्ट, मतलब लिटिल टू डू विद इंडियाज रियल इंटरेस्ट, लेकिन अ नॉन अलाइनमेंट पोस्चर जो था उसने इंडिया के इंटरेस्ट को डायरेक्टली सर्व किया है। कैसे सर्व किया है? दो तरीके से सर्व किया है, ये हमें अच्छे से लर्न करना है। फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस को ले सकता है इंस्टेंसेस दैट served its interest rather than the interest of the super powers and their allies। ठीक है, तो ये किसके फेवर में हुआ? इंडिया के फेवर में हुआ ना। सेकंड देखिए, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। अगर इंडिया फील करता है इग्नोर और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय द वन सुपर पावर, तो इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। ठीक है, नीदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और फुले। तो यहाँ पे सेकंड क्या दिया हुआ है? इंडिया ने क्या किया है? ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, मतलब अनबाइस्ड तरीके से दोनों सुपर पावर्स को उन्होंने क्या किया है? कॉम्प्रो, या फिर हम बोल सकते हैं एक्ट एज अ मीडिएटर। इंडिया मीडिएटर रहा है हमेशा। ठीक है, तो अगर इंडिया फील करता, इग्नोर फील करता या फिर उसको प्रेशराइज करता कोई भी एक सुपर पावर, तो वो दूसरी की तरफ टिल्ट हो जाता। नीदर अलायंस सिस्टम को टेक इंडिया फॉर, लेकिन अलायंस सिस्टम ने भी इंडिया को टेकन एज ग्रांटेड नहीं लिया है। इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज, बहुत सारे नंबर ऑफ काउंट पे इंडिया की ये जो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ पे हम लोग दो क्रिटिसिज्म को रेफर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। व्हाट वर द टू क्रिटिसिज्म? फर्स्ट, इंडिया नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। In the name of pursuing its national interest, India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्रिटिसिज्म किया गया है कि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट है वो अनप्रिंसिपल्ड है, उसको ऐसा बोला गया है। इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए इंडिया सेड ऑफन रिफ्यूज टू टेक फर्म स्टैंड नहीं ले पाया है क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज में। सेकेंड देखिए, इट इज सजेस्टेड कि इंडिया जो था वो बहुत कंसिस्टेंट एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स having criticized others for joining alliances। दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा था इंडिया फॉर ज्वाइनिंग अलायंसेस। इंडिया ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ में फॉर 20 इयर्स। तो एक अलायंस का साथ दे रहा है ना इंडिया। सो दिस वाज रिगार्डेड पर्टिकुलरली बाय द आउटसाइड ऑब्जर्वर्स ने ये देखा है, मींस एज वर्चुअली ज्वाइनिंग द सोवियत अलायंस सिस्टम। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट व्यूज वाज दैट इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक और पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस जब हुई थी। दैट इन एनी केस द ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया from having good relation with other countries including the US। So non-alignment as a strategy evolved in the Cold War context as well। We see in chapter 2 with the disintegration जो कैसे हुआ USSR का हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और एंड हुआ है कोल्ड वर्ल्ड वॉर 1991 में। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट कैसे हुआ, नॉन अलाइनमेंट को भी हम डीप में पढ़ेंगे। एज द कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लॉस्ट सम ऑफ द अर्लियर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। However, non-alignment contained some core values and enduring ideas। It was based on a recognition के जो decolonized state थे वो अपना historical affiliation शेयर कर सकते हैं और पावरफुल फोर्स अपने आप को बना सकते हैं अगर वो एक साथ मिल जाएं। बस यही एम था नेम का, ठीक है, नैम का। So it meant that the poor और often very small countries जो थी वर्ल्ड की, उनको भी फॉलोवर्स नहीं बनना पड़ा बिग पावर्स का। उन्होंने किसको ज्वाइन किया? नैम को ज्वाइन किया। एंड दे कुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। It was also based on a resolve to democratize an international system by thinking about an alternate world order to redress existing inequities। ठीक है, तो ये जो core ideas थे ये relevant थे even after the Cold War has ended। So now ये treaty बताई गई है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, आ सकता है आपका LTBT बैन। न्यूक्लियर वेपन्स को बैन किया गया था, टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन द आउटर स्पेस और अंडर वाटर। ठीक है, ये किस किसने साइन किया था? यूके, यूएस एंड यूएसएसआर मॉस्को में ऑन 5 अगस्त 1963। और ये फोर्स में कब आया था, लागू कब हुआ था? मींस 10 अक्टूबर 1963 से इसको एनफोर्स किया गया था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो हमने पढ़ा था, 3 ट्रीटी साइन हुई थी दोनों के बीच में। ठीक है, उसमें से ये एक ट्रीटी है। allows only the nuclear weapon state to have a nuclear weapon and stop others from acquiring them। ठीक है, allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapons और दूसरों को हम acquire करने से stop करेंगे। For the purpose of the NPT, a nuclear weapon state एक ऐसा state होगा जिसका manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1st of January 1967। ये कुछ conditions दी गई है।
5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे। कौन कौन से थे? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। और साइन इन वॉशिंगटन, लंदन एंड मॉस्को ऑन 1 जुलाई 1968। और ये फोर्स में आया था 5 मार्च 1970 से, और ये इंडेफिनेटली एक्सटेंड किया गया था 1995 तक। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक सॉल्ट 1, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक हुई थी, स्टार्ट हुई थी नवंबर 1969 में। सोवियत लीडर जो थे लियोनिड, ठीक है, ब्रेजनेव, इन्होंने, और यूएस प्रेसिडेंट जो थे रिचर्ड निक्सन, इन्होंने साइन किया था मॉस्को में इन मॉस्को ऑन 26 मई 1972 एक ट्रीटी थी जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को AMB ट्रीटी को क्या किया गया है? लिमिट किया गया है। एंड इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है ऑन द लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म, और ये फोर्स में आया था 3 अक्टूबर 1972, राइट। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक 2, द सेकेंड राउंड स्टार्टेड इन नवंबर। कब स्टार्ट हुआ है सेकेंड राउंड इसका? नवंबर 1972 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन नवंबर 1972। यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड सोवियत लीडर जो थे लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है, इन्होंने साइन की है ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो थे वीना में ऑन 18 जून 1979 में, राइट। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये स्टार्ट 1 भी बोला जाता है। ये ट्रीटी साइन हुई थी, यूएसएसआर प्रेसिडेंट ने साइन की थी, मिकेल गोर्बाचेव, एंड यूएस प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज बुश सीनियर ऑन द रिडक्शन और लिमिटेशन करना है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स का। इन मॉस्को में साइन हुआ था इन 31 जुलाई 1991, राइट। एंड स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकंड स्टार्ट हुई थी, ट्रीटी साइन बाय द रशियन प्रेसिडेंट ने साइन की थी, बोरिस येल्सिन, एंड यूएस जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, ठीक है, ऑन द रिडक्शन और लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म इन मॉस्को में साइन हुआ था ऑन 3 जनवरी 1993। अब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। मेरी तरफ से चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप you like this content. If you like this content, then do subscribe my channel, hit the bell icon, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी do share this channel with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। hit the bell icon to receive more updates, ठीक है। और आगे भी मैं ऐसे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लाती रहूंगी आपके लिए, वर्ड टू वर्ड में आपको इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आगे भी मैं आपको और भी चैप्टर्स का मैं आपको ये रिवीजन भी चल रहा है क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स बहुत पास में हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।